ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। देखिए, आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं जो आपके ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड थे। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीक के सैटरडे को ऑनलाइन बिजनेस की प्लानिंग के बारे में बताया था, जिसमें आपके 4 स्टेप्स थे। प्लान बनाना, फिर उसको राइट डाउन करना, उसके बाद अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपना वेबसाइट का नेम डिसाइड करना, फिर उस नेम पर रजिस्ट्रेशन करा लेना, फिर उस नेम की ही वेबसाइट बना लेना या बनवा लेना, और एट द लास्ट उसको लीगल कर देना। जो भी एक्ट्स हैं, जो भी प्रोसेस चल रहा है आपके कंट्री में, उसके अकॉर्डिंग उसको लीगल बना देना। उसके बाद कल हमने पढ़ा कि ऑनलाइन बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो तो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या पहले क्या क्या एनालाइज करना पड़ता है ना। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको किन किन चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत सी ज़रूरतें पड़ेंगी टाइम टू टाइम, और उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, फिर ही आप स्टार्ट कर पाओगे अपना बिजनेस। अगर आप रिक्वायरमेंट्स को एसेस नहीं करोगे तो आपको फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए काफ़ी सारी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जैसे कैश की रिक्वायरमेंट क्या है, मनी की, हम बजट कैसे बनाएंगे, हमारा प्रोसेस क्या होगा प्रोडक्शन का, हमारे यहाँ इक्विपमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होंगे, हम किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, और जो करंट में टेक्नोलॉजी है उनको हम एसेस करते हैं, है ना। उसके बाद आपका कस्टमर से रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स थे आपके, कस्टमर इंगेजमेंट, कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर एनालिसिस और कस्टमर एक्वायरिंग, है ना। ये सारे कुछ 3-4 पॉइंट्स थे। उसके अलावा आप, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा, और आपका नेटवर्क भी आ जाएगा, और आपका सिक्योरिटी और प्राइवेसी इश्यूज भी आ जाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को भी, उन सब टर्म्स एंड कंडीशंस को भी हम स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करते हैं, एसेस करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब इसी सीक्वेंस में आपका जो लास्ट टॉपिक है इसका, वो है डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम। आप जब भी कोई एप्लीकेशन देखते हो, जब भी आप प्ले स्टोर, टॉपिक का नेम सबसे ऊपर आपको लिखा दिख रहा होगा, डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम। ओके ओके मैम, टॉपिक का नेम है डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम, है ना। डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम का मीनिंग क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आएगा। पहली बात तो, जब आप कोई भी वेबसाइट देखते हो या कोई भी एप्लीकेशन देखते हो, प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशंस दिखती हैं बहुत सारी। सपोज आपने कभी ना कभी गूगल मीट डाउनलोड किया होगा, है ना, इंस्टॉल किया होगा। तो गूगल मीट जब आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल किया, डाउनलोड किया, तो उससे पहले वो कभी किसी डेट पर लॉन्च हुआ होगा। तो लॉन्च होने से पहले का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं डेवलपिंग। जिस टाइम पर उस एप्लीकेशन को, उस सॉफ्टवेयर को, कुछ भी हो सकता है, सिस्टम में आपका कुछ भी आ सकता है। सिस्टम, ये जो वर्ड एंड में यूज़ किया गया है ना, इसमें आपका कुछ भी आ सकता है। कुछ भी का मतलब है वेबसाइट भी हो सकती है, एप्लीकेशन भी हो सकती है जिसे आप ऐप्स कहते हो, है ना, और इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम उसको बनाएंगे ना। वैसे तो कायदे से इसके 3 स्टेप होते हैं, पहला डिज़ाइनिंग होता है, फिर डेवलपिंग होता है, फिर डिप्लॉइंग होता है। डिज़ाइनिंग में आप उसका पूरा एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हो कि कैसे कैसे क्या क्या बनेगा, डिज़ाइनिंग करते हो उसकी। डिज़ाइनिंग के बाद आता है डेवलपिंग, और उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट। पर आपके सिलेबस में सिर्फ डेवलपमेंट है और डिप्लॉयमेंट है, तो इस वजह से मैंने सिर्फ इसी को लिया है। डेवलपमेंट का मतलब है जब किसी भी सर्वर पे आपको कोई सिस्टम लॉन्च करना है, कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है, आपको कोई सॉफ्टवेयर लॉन्च करना है, आपको कोई एप्लीकेशन लॉन्च करनी है, तो उससे पहले जब आप उसको डेवलप करते हो, वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपका आता है डेवलपिंग द सिस्टम में। अब ये जो पूरा आपका टॉपिक है डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग द सिस्टम, इसमें कायदे से 2 कॉन्सेप्ट हैं, एक है डेवलपिंग द सिस्टम, एक है डिप्लॉइंग द सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे, जो पहला कॉन्सेप्ट है डेवलपिंग द सिस्टम। डिप्लॉयमेंट का मैं मीनिंग बता देती हूँ इनिशियली,
डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूट कर देना, जैसे कि आपने एप्लीकेशन बना ली, तैयार कर ली, उसको सर्वर पे ऑन एयर कर देना, मतलब अपने जो आपने एप्लीकेशन बनाई है उसको गूगल प्ले पर डाल देना। कहने का मतलब है जिन लोगों के लिए, जिन यूज़र्स के लिए आपने वो सिस्टम तैयार किया है, उस एप्लीकेशन को, उस वेबसाइट को तैयार करा है, उन लोगों तक वो पहुंचा देना, वो लोग उसको यूज़ कर सके, उनके लिए वो ओपन कर देना, उसको हम कहते हैं डिप्लॉयमेंट। और उसको लॉन्च करने से पहले की सारी प्रोसेस आपकी आती है डेवलपिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, डेवलपिंग वाला पार्ट देखेंगे। सबसे पहला होता है आपका एप्लीकेशन कोडिंग। एप्लीकेशन को कोड करना है ना। एप्लीकेशन कोडिंग में आपका पहली चीज़ तो ये आती है कि उस एप्लीकेशन को कोड्स की हेल्प से आपने बनाया, ठीक है, डेवलप किया। उसके बाद उस एप्लीकेशन में काफ़ी कुछ आपको फिक्स करना पड़ता है, काफ़ी कुछ आपको रेडी करना पड़ता है। जैसे कि आप एप्लीकेशन लोगे तो आपकी एप्लीकेशन का लोगो क्या होगा। जैसे आप देखते हो, फेसबुक देखते हो, व्हाट्सएप देखते हो, या और भी बहुत से हैं, ग्रेडअप है या ग्रोसरीज़ की ऐप्स हैं, तो उसमें आप देखते हो ना कि उनकी कुछ ना कुछ उनका लोगो होता है, किसी ना किसी साइन से वो उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ करते हैं कि ये उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ एक तरह से है, या वो साइन है उनका, जिसको देख के आप पता लगा लेते हो कि ये फेसबुक का ऐप है, ये व्हाट्सएप का ऐप है। पर्टिकुलर कुछ ना कुछ उनका एक तरह से लोगो होता है। उसके अलावा अपना कवर पेज तैयार करना। जब आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो तो हर एप्लीकेशन का जो कवर पेज होता है वो अलग तरीके का दिखता है, उसमें अलग तरीके का कंटेंट होता है, उसका जो डिस्प्ले सिस्टम होता है वो अलग तरीके का होता है, उसमें जो ऑप्शंस आते हैं आपके लिए वो अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी एप्लीकेशंस खोलोगे और सब में आपको सेम ऑप्शंस मिलेंगे, नहीं, है ना। सब में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। कस्टमर के लिए जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ सब में चेंजेस होते हैं। तो वो सारी कोडिंग करना कि कैसे कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंटेंट पड़ेगा, हमारा कवर पेज कैसा होगा, हमारा लोगो क्या होगा, हम क्या कंटेंट डालेंगे, वो सारी चीज़ें जब हम फाइनल करते हैं, और एप्लीकेशन प्लस बनाना ना, कोडिंग की हेल्प से एप्लीकेशन बनाना, तो वो पूरा प्रोसेस आपके पहले स्टेप में आ जाता है। उसके बाद आपका आता है दूसरा स्टेप, टेस्टिंग। ये थोड़ा सा ब्रॉड स्टेप है, टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस। जब आपने चीज़ें सब फाइनल कर ली, क्या कंटेंट होगा, क्या लोगो होगा, क्या कवर पेज होगा, सारी चीज़ें फाइनल कर ली, तब आप क्या करोगे, टेस्टिंग करते हो, क्वालिटी चेक करते हो। एक तरह से लॉन्च करने से पहले भी क्वालिटी का चेक किया जाता है ना, कि किस तरह की हमने एप्लीकेशन या सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम डेवलप कर रहे हैं, या हमने फर्स्ट स्टेज पर जो भी काम किया है वो किस लेवल का है, उसको हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप पर आकर चेक करेंगे, जिसे हम कहेंगे टेस्टिंग, या फिर आप कह सकते हो क्वालिटी एश्योरेंस। अब इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये एरो बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला है आपका टेस्ट प्लान। आपकी जो भी प्लानिंग आपने किया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको टेस्ट करते हो, बहुत ही बारीकी से आप उसको एनालाइज करते हो और देखते हो कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या क्या आपकी अच्छी, मतलब क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रेंथ का काम कर रही हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका वीक पॉइंट है, कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपका सिस्टम है अगर तो उसमें बग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, चेक करते हो, आपकी प्लानिंग कैसी है, ठीक। उसके बाद टेस्ट स्पेसिफिकेशन। आपने कुछ कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई किया होता है पर्टिकुलरली। अगर ऑर्डर प्लेस करना है तो कैसे करेंगे, मतलब सारे सेगमेंट्स को स्पेसिफाई किया होता है। कंप्लेन करेंगे तो कस्टमर को कौन सा प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा, या अगर वो ऑर्डर प्लेस करता है तो क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल होगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनको अलग अलग से टेस्ट करना। उसके बाद आपका आता है टेस्ट एनवायरनमेंट। टेस्ट एनवायरनमेंट का मतलब है सारी कंडीशंस को चेक करना। एनवायरनमेंट में आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है और आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। कंडीशंस आपके कंट्री में इससे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं, कौन कौन से रेगुलेशन चल रहे हैं, किस तरह की कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है। और प्लस आपके इंटरनल बिजनेस में किस तरह की कंडीशन है, आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो किस कैटेगरी के हैं, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं उस सिस्टम को डेवलप करने की और डिप्लॉय करने की, क्या वो उसको मीट करते हैं। तो वो पूरे एनवायरनमेंट को चेक करना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। उसके बाद फोर्थ आपका है
टेस्ट डेटा, टेस्ट डेटा का मतलब है जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने एप्लीकेशन में या अपनी वेबसाइट पे, उस डेटा को चेक करना। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। आप प्रोडक्ट्स डालते हो, आप सर्विसेज डालते हो, तो उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन भी डालते हो, स्पेसिफिकेशन भी डालते हो, तो उसमें आपने क्या क्या डेटा डाला हुआ है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल होती हैं। आपने सुना भी होगा कुछ टाइम पहले अमेज़ॉन या शायद फ्लिपकार्ट, किसी एक कंपनी पे कुछ एक्शन हो गया था। उन्होंने किसी रिलीजन को लेकर कोई एक प्रोडक्ट डाला था जो किसी रिलीजन के अगेंस्ट था, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं कि हम जो कंटेंट डाल रहे हैं, जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, क्या वो सेंसिटिव तो नहीं है, कुछ उसमें ऐसा तो नहीं लिखा है जो किसी के इमोशंस को हर्ट करे, या किसी के रिलीजन के अगेंस्ट जा रहा हो, किसी की कास्ट के अगेंस्ट जा रहा हो। इस तरह का कोई डेटा तो हमने नहीं डाल दिया है, इस तरह की कोई लाइन, कोई कंटेंट में कुछ ऐसा तो हमने गलती से नहीं डाल दिया है। तो वो पूरा डेटा की आप टेस्टिंग करते हो पहले, उसको एनालाइज करते हो बहुत ही बारीकी से कि इस तरह की कोई भी चीज़ ऑन एयर ना हो जाए, क्योंकि अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है, ये लॉन्च से पहले का है आपका पूरा प्रोसेस है। तो पहले आप क्या करते हो, इन सारी चीज़ों को चेक करते हो। उसके बाद है आपका टेस्ट रिपोर्ट। इसमें आपका आएगा एरर रिपोर्ट ऑफ द टेस्ट। आपने अभी तक जितने भी टेस्ट अप्लाई किए उन सब की रिपोर्ट आप बनाते जाते हो, है ना, उन सब की रिपोर्ट्स बनाते जाते हो, और प्लस एट द एंड आप क्या करते हो, सब कुछ चेक करते हो, रिव्यू करते हो कि वो रिपोर्ट्स कैसी हैं, फेवरेबल हैं, अनफेवरेबल हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आपको ले जा रही हैं, या कुछ उसमें निगेटिव भी आपको दिख रहा है। क्योंकि अगर कुछ उसमें फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आपको पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन को, या अपने सॉफ्टवेयर को, या अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले, उसको ऑन एयर करने से पहले, या सर्वर पे डालने से पहले उन चीज़ों को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आपको करना पड़ता है, ये आपका पूरा प्रोसेस है टेस्टिंग का। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको फिर से टेस्टिंग लिखा दिख रहा होगा, जिसमें ABC करके दिया है। तो इसमें बताया गया है कि टेस्टिंग के टाइप्स क्या होते हैं। ये जो राइट हैंड साइड पर दिया था, ये तो आपका पूरा प्रोसीजर था, टेस्टिंग का प्रोसीजर था कि आप किन किन चीज़ों को टेस्ट करोगे। प्लान टेस्ट करोगे, स्पेसिफिकेशन टेस्ट करोगे, फिर इन्वायरमेंट, फिर डेटा, फिर रिपोर्ट्स। लेकिन टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या होंगे वो आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्लेन किया गया है। पहला है कोड कंपोनेंट टेस्टिंग। कोड कंपोनेंट टेस्टिंग में आपका जो फर्स्ट स्टेप था, जिसमें आपने एप्लीकेशन की कोडिंग की थी, तो उससे रिलेटेड आपने सारे क्या किए, आपने सारी चीज़ों को टेस्ट कर लिया, ठीक है। जिसमें आपका टेस्ट प्लान है, वो पूरी प्लानिंग को टेस्ट करना। फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट, आप जो भी सिस्टम तैयार कर रहे हो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं उसको टेस्ट करना। फिर अपनी स्पेसिफिकेशन को देखना। उसके बाद है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में आपका ओवरऑल पूरा का पूरा एप्लीकेशन को टेस्ट करना आएगा, मतलब एज अ होल देखना। अभी तक आप पार्ट्स में डिवाइड करके देख रहे थे, आपने देखा था ना कि आपने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करके टेस्ट किया है। फिर आप जो बी पार्ट में जब आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग आएगा, तो उसमें आप क्या करोगे, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को एज अ होल टेस्ट करोगे, चीज़ों को डिवाइड करके टेस्ट नहीं करोगे, एज अ होल चीज़ों को टेस्ट करके चेक करोगे। फिर आपका आएगा डेटा बेस टेस्टिंग। इसमें वही आपका पूरा डेटा का टेस्ट करना, प्लस स्ट्रक्चर आपका कैसा है ना, आपने जो एप्लीकेशन बनाई है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है उस पूरे प्रोसीजर को टेस्ट करना, अपनी फंक्शनिंग को टेस्ट करना, जो डेटाबेस से रिलेटेड पूरी फंक्शनिंग है, कैसे कैसे कस्टमर लॉगिन करेगा, फिर उसको क्या दिखाई देगा, फिर वो कैसे ऑर्डर प्लेस करेगा, वो पूरा जो फंक्शन होगा स्टेप बाय स्टेप उसको टेस्ट करना कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसे। ऐसा तो नहीं कि हम लॉन्च कर दें उसके बाद ऑर्डर प्लेस करने में प्रॉब्लम आए लोगों को, या हम लॉन्च कर दें उसके बाद लोगों को कंप्लेन फाइल करने में प्रॉब्लम आए। तो ये सारी चीज़ें पहले से टेस्ट करने के बाद लॉन्च किया जाता है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ डेटा एक्सेस लेयर्स। डेटा एक्सेस लेयर्स में आपका वही एक प्राइवेसी और सिक्योरिटी इश्यूज़ को ध्यान में रखकर उन लेयर्स को टेस्ट करना कि डेटा जो होगा वो कितने लेयर्स में उसको हम सिक्योर करके रखेंगे। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं जब लॉगिन करते हैं तो वो अपनी सेंसिटिव डिटेल्स को डालते हैं, अपना फ़ोन नंबर, अपना ईमेल आईडी, अपना एड्रेस, है ना। और कई बार जब आप पेमेंट करते हो तो आपको अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, है ना, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट वगैरह, या फिर अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ कर रहे हो तो उससे रिलेटेड डिटेल्स होती हैं। आप अपने वॉलेट्स को या अपनी UPI को लिंक कर देते हो कई बार, तो
उन्हें ये देखना पड़ेगा कि उनकी प्राइवेसी, उनकी सिक्योरिटी आखिर कैसी है, कितने लेयर्स की उसमें सिक्योरिटी लगी हुई है, जो भी डेटा का एक्सेस है वो कितने लेयर्स में सिक्योर किया गया है। अगर उनका स्टाफ उसको एक्सेस करेगा तो कैसे कर पाएगा, और कस्टमर जिससे इंश्योर हो सके उसको, उसके साथ किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी इशू ना हो आगे चल के। उसके बाद आ गया आपका मैनेजेबिलिटी टेस्टिंग। चीज़ों को आप कैसे मैनेज करोगे, आपके पास क्या प्रोग्राम है, आपने क्या कैसे चीज़ों को फाइनलाइज करके रखा हुआ है, उसको पूरा स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करना कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है। मैनेजेबिलिटी का मतलब होता है, सपोज कल जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि सिस्टम क्रैश हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरा सिस्टम क्रैश हो गया तो हम उसको कैसे फिर मैनेज करेंगे आगे। क्या हमारे पास बैकअप है, हमने बैकअप बना के रखा है अपने पूरे सिस्टम का, पूरे सॉफ्टवेयर का, या नहीं बना के रखा है, हम उसको दोबारा वापस से रिस्टोर कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या अगर किसी तरह का डेटा लीक हो गया तो फिर हम उसको कैसे रोकेंगे, या हमारे सिस्टम में किसी तरह का बग आ गया तो फिर हम उसको कैसे हटाएंगे, किसी तरह का वायरस आ गया तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे। तो ये चीज़ों को मैनेज करना कि अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो फिर आप उन चीज़ों को, उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए क्या स्टेप उठाओगे, इस प्रोसेस को भी आप टेस्ट कर लेते हो पहले से। क्योंकि लॉन्च कर दिया और उसके बाद इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई, फिर आप उसे मैनेज नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम होगी, कस्टमर्स को भी इनकन्वीनियंस होगा, है ना। तो इस वजह से आप क्या करते हो, इन चीज़ों को पहले ही एनालाइज कर लेते हो कि अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आई तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे, वगैरह वगैरह। फिर आपका आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो सिक्योरिटी टेस्टिंग में सबसे पहले आपका आता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में आपका आता है आइडेंटिटी कंफर्मिंग। आइडेंटिटी कंफर्मिंग का मतलब है जो यूज़र उसे यूज़ कर रहा है, आप उसकी आइडेंटिटी को कंफर्म कैसे करोगे। उसके लिए कई जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जितनी पेमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशन है, फ़ोनपे है, गूगल पे है, आपका पेटीएम है, या आपके कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जैसे ओला वगैरह है जिसमें आप पेमेंट करते हो, है ना, जिसमें वॉलेट्स वगैरह होते हैं। तो उन्होंने आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कौन सी प्रोसेस को अपनाया है, केवाईसी को, है ना, नो योर कस्टमर का जो प्रोसेस होता है उसको वो लोग क्या करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं अपने सिस्टम में या अपनी एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपको अपनी किसी ना किसी आईडी कार्ड को स्कैन करके डालना पड़ता है। फिर उसके बाद वहाँ से जो उनका एग्जीक्यूटिव होता है उसका कॉल आता है। कई एप्लीकेशंस में ये भी है कि वो वीडियो कॉल करते हैं, है ना, वीडियो कॉल करके आपने जिस आईडी कार्ड को डाल रखा है, ये मैं ओला की बता रही हूँ, ओला में ये प्रोसेस है, आपने अगर केवाईसी कराया है तो वो आपको वीडियो कॉल करेंगे, और वीडियो कॉल करके एक तो वो फ़ोटो मैच करेंगे और उसके बाद आपने जिस आईडी को डाला है उसको मैच करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया कि एक्चुअली में जो पर्सन यूज़ कर रहा है डॉक्यूमेंट्स, क्या वो वही है, ऐसा तो नहीं उसने किसी और के डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर लिए हैं, है ना, कहीं किसी तरह का फ्रॉड तो नहीं है। इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑथेंटिकेशन का। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें की जाती हैं। या जितने पेमेंट गेटवेज हैं, जो पेमेंट एप्लीकेशन है, उसमें भी आपने देखा होगा, अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें लिमिट बना देते हैं वो लोग कि अगर आप केवाईसी नहीं करा रहे हो तो आप इतने से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, या आपके वॉलेट में जो अमाउंट है आप उससे सिर्फ शॉपिंग कर सकते हो, आप किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, है ना। तो वो किस लिए करते हैं, वो पहले आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं और उसके बाद आपको फ्री हैंड देते हैं। उससे पहले जब तक वो आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म नहीं कर लेते, वो तब तक आपको फ्री हैंड नहीं देते हैं, तब तक आप उस एप्लीकेशन को ऐसे ही कुछ फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप एक बार अपनी आइडेंटिटी कंफर्म कर देते हो, अपना फ़ोटो देकर, अपना आईडी नंबर देकर, अपनी आईडी को स्कैन करके, तो वो क्या करते हैं, फिर वो आपको बाकी की आगे की परमिशंस दे देते हैं। पर आगे की परमिशंस लेने के लिए पहला काम आपको क्या करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी को कंफर्म करना पड़ता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो वेंडर्स हैं, जो बिजनेस पर्सन्स हैं, जो इस तरह के काम में लगे हैं, जैसे ई कॉमर्स के बिजनेस में लगे हैं, वो भी अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारे उनकी आइडेंटिटी को लेकर काफ़ी सारा एक अबाउट में उनके बारे में लिखा रहता है। उसमें वो दिखाते हैं कि उनका ISO नंबर क्या है, उनका एड्रेस क्या है,
है ना, या फिर अगर वो सर्टिफाइड हैं तो वो कहाँ से सर्टिफाइड हैं, उनके सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन रहती हैं पहले से कि वो उनका जो आइडेंटिटी है वो सही है, वो प्रूव्ड है, किसी तरह का कोई फ्रॉड नहीं है। तो जो आइडेंटिटी का कंफर्मेशन है वो दोनों तरफ से होता है, कस्टमर से भी लेते हैं और अपनी खुद की आइडेंटिटी को भी वो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू या फिर जितने भी उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, कहीं से सर्टिफाई कराया है खुद को, कहीं से खुद को वेरीफाई कराया है, तो वो उसके नंबर्स भी प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर को, जिससे कस्टमर भी थोड़ा इंश्योर हो सके। उसके बाद ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन मतलब वेरीफाई एक्सेस रिसोर्सेज। आपका रिसोर्स क्या है, उसको वेरीफाई करना है ना, एक्सेस रिसोर्सेज को वेरीफाई करना। आपने देखा होगा जब भी आप किसी वेबसाइट को यूज़ करते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक छोटा सा लॉग दिखता है, ग्रीन कलर का लॉग दिखता है ना, या फिर स्टार्टिंग में लिखा रहता है HTTPS। तो वो क्या करता है, वो आपको बताता है कि ये वेबसाइट सेफ है। या अगर किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हो तो उसका डेवलपर कौन है, उसके नीचे उसका नाम मेंशन होता है, तो वो चेक करके ही हमें जो एप्लीकेशन है उसे हमेशा डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड करते हैं उसके कई डुप्लीकेट वर्जन भी होते हैं, जो फ्रॉड कर लेते हैं लोग, वो इसी उसमें हो जाता है कि हमने कई बार गलती से गलत एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली या हम किसी डुप्लीकेट वेबसाइट पर चले गए, रीडायरेक्ट हो गए और उसकी वजह से हमारा नुकसान हो गया। तो इन चीज़ों को क्या करा जाता है, ऑथराइज किया जाता है, इन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद ही आगे आप प्रोसेस करो तो सही रहता है सिक्योरिटी के व्यू पॉइंट से। अगर एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो तो डेवलपर क्या है, कौन है ना, और अगर आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हो तो वो सेफ़ है कि नहीं, आप उसका URL देखकर पता लगा सकते हो। उसके बाद आपका आता है डेटा प्रोटेक्शन। आपने देखा होगा आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करो, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करो तो उसमें नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस में वो एग्जैक्टली बताते हैं कि वो आपका डेटा कितना प्रोटेक्ट करके रखेंगे, मतलब उनके पास क्या क्या एक्सेस रहेगा और वो एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को देंगे या नहीं देंगे, उससे रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो अपनी वेबसाइट पर, अपने सॉफ्टवेयर में और अपनी एप्लीकेशन में ऑलरेडी लिख कर मेंशन करके रखते हैं। इसके अलावा डेटा प्रोटेक्शन के लिए कुछ टूल्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है। पहला है आपका इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, शायद ये वर्ड आपने सुना होगा। इंक्रिप्शन का मतलब है, सपोज आपको अपना कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना है ना, अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना है, सपोज आपको मेल करना है किसी को, तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको इनक्रिप्ट कर सकते हो। इनक्रिप्ट करने का मतलब है उस पर लॉक लगा देना। काफ़ी सारे जो एग्ज़ाम्स की जो इंस्टीट्यूशंस बनी है, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम कराती हैं, जैसे NTA नेट का एग्ज़ाम कराती है, और भी काफ़ी सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, वो जब आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं तब वो जब ऑनलाइन आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हो तो उन पे इंक्रिप्शन लगा रहता है और उनके द्वारा आपको एक पासवर्ड बताया जाता है कि इस पासवर्ड से इसे आप ओपन कर सकते हो, इसे आप खोल सकते हो, तो उसे हम कहते हैं इंक्रिप्शन। और जब आप उस पासवर्ड को उसमें डालते हो और वो ओपन होता है तो उसको हम कहते हैं डिक्रिप्शन। मतलब इनक्रिप्शन का मतलब है लॉक लगाना और डिक्रिप्शन का मतलब है वो पासवर्ड या जो OTP है या जो भी जैसे भी वो खुलने वाला है उसको डालकर उसको ओपन कर लेना। तो इनक्रिप्शन का यूज़ एक अच्छा तरीका हो सकता है डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर आप चाहते हो कि आप जिस इंसान के साथ अपना डेटा शेयर कर रहे हो सिर्फ वही उसे एक्सेस कर पाए, कोई और उसे ओपन ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, उस पर इंक्रिप्शन लगा सकते हो। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि अगर आपका डेटा सपोज लीक हो गया, सपोज आपका मेल किसी ने एक्सेस कर लिया, तो भी वो उसको क्या करेगा, ओपन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओपन सिर्फ वही कर पाएगा जिसे उसका पासवर्ड पता होगा, जिसे उसका कोड पता होगा, जिसे उसका जो भी लॉक लगाया है वो पता होगा, वही उसको ओपन कर पाएगा और कोई उसे ओपन नहीं कर पाएगा। तो इससे हमें थर्ड पार्टी से प्रोटेक्शन मिलता है। जो इंक्रिप्शन है उसे हम उसके हेल्प से हमें थर्ड पार्टी से प्रोटेक्शन मिलता है। जिन दो पार्टीज़ के बीच में वो डीलिंग हो रही है, वो डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है, वही उसको एक्सेस कर पाते हैं और कोई थर्ड पार्टी नहीं कर पाती है। उसके बाद आपका आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर डिजिटल चेक्स पर भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा चेक आप कैसे उस पर सिक्योरिटी का काम क्या करता है, साइन करता है ना। अगर जिसका
अकाउंट है अगर वही साइन कर रहा है तभी वो मैच करेगा, अदरवाइज आप किसी के अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते, है ना। अगर आपको उसका चेक मिल गया और उस पर उसके साइन नहीं है तो क्या आप बैंक से जाके पैसे निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो वो चेक क्या कर रहा है, वो एक तरह से सिक्योरिटी का काम कर रहा है ना, चेक पर साइन होगा तभी पैसे मिलेंगे। तो वैसे ही डिजिटल साइन का भी यूज़ किया जाता है। डिजिटल साइन आप कर दो, फिर उसे जब सामने वाली पार्टी मैच करेगी, अगर मैच होगा तो डील प्रोसेस की जाएगी, अगर साइन मैच नहीं हुआ तो फिर वो प्रोसेस आगे नहीं होगा। तो वो एक तरह से डिजिटल साइन भी आपका सिक्योरिटी के लिए अच्छा होता है। अच्छा, उसके बाद मैसेज ऑथेंटिकेशन। मैसेज के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं हम, चीज़ों को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि अगर आप बैंक ट्रांसफ़र करते हो, नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो, कभी आपने देखा हो तो आपको याद होगा कि जब आप बिल्कुल एंड स्टेप पे पहुंचते हो तो वहाँ पे एक OTP का फॉर्मेलिटी होती है। मतलब जब तक आपने सपोज़ सारी चीज़ें डाल दी, जो भी आपका ट्रांसफ़र का पिन है आपने लॉगिन कर लिया, ट्रांसफ़र का पिन डाल दिया, सब कर दिया, लेकिन फिर भी एक लास्ट में OTP आएगा। जिस मोबाइल नंबर को रजिस्टर किया गया है बैंक में, उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा। जब आप उस OTP को डालोगे तभी आप जो पैसा है वो ट्रांसफ़र होगा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। या फिर आपने देखा होगा कि जब आप गूगल पे अपना पासवर्ड चेंज करते हो तो उसमें भी वो मैसेज के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं, मैसेज करते हैं, कभी मेल करते हैं, है ना। या किसी वेबसाइट पर ऐसा रहता है कि आपने लॉगिन किया तो वो आपके जो आपका रजिस्टर्ड मेल होता है उस पर मेल आता है आपके पास कि आप इस लिंक पर क्लिक करो और अपनी ID को वेरीफाई कर लो। तो वो क्या करते हैं, वो मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू एक फाइनल वेरिफिकेशन और करने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक सिक्योरिटी का अच्छा तरीका है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड मेल होगा या रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, गलत तरीके से आपका डेटा या पैसे चुराने की कोशिश कर रहा है, तो अगर जब तक उसके पास वो रजिस्टर्ड मेल या आपका जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, तब तक वो उस चीज़ को ओपन भी नहीं कर पाएगा। आप पासवर्ड चेंज करते हो एप्लीकेशंस के, तब भी आपके पास इस तरह के मेल्स आते हैं, है ना। तो वो तरीका होता है, आप उसको मैसेज ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हो या मेल ऑथेंटिकेशन भी कह सकते हो। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिसमें आपका ऑथेंटिकेशन आया सबसे पहले, जिसमें आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। फिर ऑथराइजेशन आया, जिसमें आप अपनी एक्सेस को वेरीफाई करते हो, रिसोर्स क्या है ये चेक करते हो, है ना। रिसोर्स जहाँ से आप एक्सेस कर रहे हो वो रिलायबल भी है कि नहीं है। उसके बाद आपका थर्ड था डेटा प्रोटेक्शन, जिसमें आप डेटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आई। और लास्ट में है आपका ये कुछ शायद गलत लिखा है, मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा है क्या है, एक सेकेंड। इसको मैं अपने नोट्स में से चेक करके, कॉपी में से चेक करके आपको कल बताती हूँ ये 4th पॉइंट में क्या लिखा है। मॉनिटरिंग तो क्लियर हो रहा है, पर उससे पहला वाला वर्ड मुझे क्लियर नहीं हो रहा है क्या लिखा हुआ है। ये मैं अपने नोट्स में से चेक करके देखूंगी कि ये क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, जो आपका है मैनेजमेंट टेस्टिंग। आप चीज़ों को जैसे भी मैनेज कर रहे हो, आपने जो भी मैनेजमेंट फाइनल करके रखा है उन्हें आप टेस्ट करते हो, जिसमें आपका टेस्ट विंडो मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंट्स आता है और टेस्ट नेटवर्क लोड बैलेंसिंग आता है। पहला तो आप जिन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हो उनकी टेस्टिंग आती है, उनसे आप कैसे चीज़ों को मैनेज कर रहे हो। और दूसरा, जब आप ई-कॉमर्स के थ्रू बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ नेटवर्क आएगा, है ना। आपने देखा होगा, सुना होगा कि सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया, इसलिए सर्वर हमारा स्लो हो गया, है ना। सर्वर चल नहीं रहा है, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि सर्वर नहीं चल रहा है। या फिर किसी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से वो वेबसाइट क्रैश हो गई, या किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पे बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से वो ओपन नहीं हो रही। आपने ये मेनली देखा होगा जब कोई फॉर्म निकलता है और बहुत ज़्यादा लोग उसे भरते हैं तो कई बार देखो फॉर्म खुलता नहीं है, वेबसाइट खुलती नहीं है। तो वो क्या होता है, वो उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है, काफ़ी सारे लोग उसको एक टाइम पर ओपन कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है सर्वर पे और वो उसे बैलेंस नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर पाता। इस वजह से उनका सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। या बैंक्स के सर्वर आपने देखा होगा डाउन हो जाते हैं, काम नहीं हो पाता है, बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। तो सर्वर डाउन होने का मतलब यही है कि वहाँ पर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ गया। ट्रैफिक का मतलब है बहुत सारे लोगों ने सेम टाइम पे उसको एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, यूज़ करना स्टार्ट कर दिया,
और उसकी वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड आने की वजह से जो सिस्टम है चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाया और अपना जो सिस्टम है या तो वो स्लो हो जाता है या कई बार क्रैश भी हो जाता है। तो इन चीज़ों को भी आप पहले से टेस्ट कर लेते हो कि आपके सिस्टम पे कितना ट्रैफिक आ जाए तो आप उसे मैनेज कर ले जाओगे, है ना। अगर कितना लिमिट तक ट्रैफिक को आप मैनेज कर सकते हो, कितने लिमिट तक क्राउड को आप मैनेज कर सकते हो, इसको भी आप क्या करते हो, टेस्ट कर लेते हो पहले से। ये आपका मैनेजमेंट टेस्टिंग में आता है, क्योंकि ये मैनेजमेंट का पार्ट है ना, बैलेंस करना चीज़ों को, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, तो इस वजह से ये मैनेजमेंट टेस्टिंग में आता है। तो ये सारे आपके टेस्टिंग के टाइप्स थे। इसको इसमें डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है, पर आप अपने आंसर में इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, है ना। बहुत इतना डिटेल में ना जाके आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन पूछा किस में जाता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में। फिर हम आते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। ये ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आपने पढ़ा ये सेकेंड स्टेप के अंदर था। जो आपके डेवलपमेंट के जो 5 स्टेप थे, जिसमें पहला एप्लीकेशन कोडिंग था, दूसरा टेस्टिंग था, तो अभी तक आपने जितना भी डिटेलिंग पढ़ी वो टेस्टिंग की डिटेलिंग थी। अब हम अपने तीसरे पॉइंट पर आ रहे हैं, जो कि है यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। 3 पॉइंट्स बचे हैं, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन और चेंज मैनेजमेंट। तो अब हम देखने जा रहे हैं यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में देखिए लिखा हुआ है यूज़र गाइड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और ऑनलाइन हेल्प। यूज़र वर्ड पहली बात तो किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे, कस्टमर के लिए, है ना। यूज़र वर्ड जो यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, कस्टमर के लिए। सपोज आप फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट के यूज़र कौन हुए, आप हुए। तो यूज़र्स को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। आपने देखा होगा जब आप नई कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो उसमें इंस्ट्रक्शंस लिख के आते हैं कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये होगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये होगा, ऑर्डर प्लेस करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, अगर आपको चीज़ों को कार्ट में ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वो साइन बन के आते हैं, सिंबल बन के आते हैं और नीचे लिखा रहता है गॉट इट। जब आप उस पर क्लिक कर देते हो तो वो चला जाता है। तो जो लोग उसे यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि ये मान के चलते हैं, जो बिजनेस कंपनी, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फर्म्स हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो ये मान के चलती हैं कि उनकी वेबसाइट या उनकी एप्लीकेशन जो यूज़ करने वाले लोग हैं वो ऐसे भी होंगे जो कम्प्लीटली अवेयर होंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कम्प्लीटली अनअवेयर होंगे, जिन्होंने एप्लीकेशन को पहले यूज़ ही नहीं किया है। तो वो जो डिज़ाइन करते हैं वो किस हिसाब से करते हैं, वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो ये सोच के करते हैं कि जो यूज़ कर रहा है हो सकता है उसे चीज़ें ना पता हो, तो हम उसे सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कायदे से समझाएंगे, बताएंगे, फिर वो उसको ईजिली और कन्वीनियंटली यूज़ कर पाएगा। इसके लिए आप यूज़र गाइड बना देते हो। कई बार तो आप एप्लीकेशन या वेबसाइट यूज़ करो तो वहाँ पर यूज़र गाइड होती है। गाइड का मतलब है उसमें लिखा रहता है कि आप उसको कैसे कैसे यूज़ करोगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को कैसे यूज़ करोगे, वो सब कुछ उसमें पूरा गाइडेंस दिया रहता है। या आप कह सकते हो कि आपको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आपको मेंशन दिखते हैं, तो वहाँ पे ये लिखा रहता है कि लोग इसके बारे में क्या पूछते हैं, मतलब इस एप्लीकेशन से रिलेटेड लोगों के मन में क्या सवाल उठते हैं। तो वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस उसमें पहले से मेंशन रहते हैं, जिनमें से अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसे पढ़कर आप इजीली समझ सकते हो, उस क्वेश्चन को और उस आंसर को पढ़ के आप समझ सकते हो कि इसका प्रोबेबली क्या सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद आपका आता है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। अगर आप सपोज कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मंगाते हो तो आपने देखा होगा उसके साथ एक मैनुअल भी आती है ना, जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने कुछ भी मंगाया, टीवी मंगाया, फ्रिज मंगाया, तो उसमें लिखा रहता है कि आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे, इस तरह से लगाओगे, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, कायदे से एक एक चीज़ डिफ़ाइन की जाती है, डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। तो वैसे ही हो सकता है उस वेबसाइट में, वेबसाइट और एप्लीकेशन में आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल कम देखने को मिलते हैं। खासकर सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन मैनुअल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है ना अपने लैपटॉप या सिस्टम में। तो सॉफ्टवेयर के केस में इंस्ट्रक्शन मैनुअल देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग फिर आप क्या करते हो, उसको यूज़ कर पाते हो। उसके बाद आपका आता है ऑनलाइन हेल्प। ऑनलाइन हेल्प का ऑप्शन रहता है, आपने देखा होगा, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो या आप किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करो तो उसमें हेल्प का एक ऑप्शन रहता है। हेल्प में जाकर आप अपनी क्वेरी को पोस्ट भी कर सकते हो। कई एप्लीकेशंस में तो होता है कि वो ऑनलाइन चैट के थ्रू आपको क्वेरी का जो भी सोल्यूशन है वो बताते हैं। कहीं कहीं पे कॉल का ऑप्शन होता है, कहीं कहीं पे होता है कि उनका ईमेल आईडी वो प्रोवाइड कर देते हैं और उस पर आप मेल करके उनसे पूछ सकते हो कि मुझे इस तरह की दिक्कत आ रही है, मैं कैसे इसे रिजॉल्व करूँ।
तो वो ऑनलाइन हेल्प आपको प्रोवाइड कर देते हैं इंस्टेंटली और बता देते हैं कि आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप उससे कैसे निकल सकते हो। उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है आपने आज कोई प्रोग्राम लॉन्च करा, आपने आज कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एप्लीकेशन बनाई, कोई वेबसाइट बनाई सपोज, पर आज से 2 साल 4 साल बाद आप उसको सेल आउट करना चाहते हो, आप उसको बेचना चाहते हो। तो अगर आपने उसका प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया होगा, मतलब आपने जब उसको डेवलप किया है तो कैसे कैसे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप किया, अगर आपने उसको नहीं लिखा होगा तो जिसको भी आप सेल आउट करना चाहते हो वो कैसे उस चीज़ को खरीदेगा, है ना। क्योंकि उससे तो पूरा प्रोसेस जानना होगा ना कि आपने इस सिस्टम को बनाया है तो कैसे बनाया है। अगर आप आपने कोई भी सिस्टम डेवलप करा, आप उसका कॉपीराइट किसी और को सेल करना चाहते हो, तो आपको रिटन फॉर्म में लिखना होगा ना कि आपने कौन सी कोडिंग का यूज़ किया था, आपने कैसे कैसे उस सिस्टम को डेवलप करा है, तभी तो आप उसका कॉपीराइट किसी और को बेच सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो, अदरवाइज़ कैसे करोगे। या फिर अगर ये मान लो कि अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया, अगर आपके पास प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगा, अगर आपने कहीं लिख कर ही नहीं रखा होगा, डॉक्यूमेंट के फॉर्म में उसको तैयार करके नहीं रखा होगा कि आपने क्या क्या किया था स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसको दोबारा से नहीं बना पाओगे, या आप बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस वजह से प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसमें आपके कई सारे मैनुअल्स और कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार किए जाते हैं। देखिए सबसे पहला है इसमें ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट। ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या थी, आपने कैसे कैसे किन किन चीज़ों को प्रोसेस किया है, जो पूरा प्रोसीजर होता है वो आपका किस में आता है, वो आता है आपका ऑपरेशनल मैनुअल में। फिर सेकेंड पे है आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में आपको याद होगा कल आपने पढ़ा था कि रिक्वायरमेंट हम एसेस करते हैं, है ना। हम पहले चीज़ों को देखते हैं कि हम अगर कोई भी एप्लीकेशन वेबसाइट बना रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स हमें क्या क्या आने वाली हैं, तो उन रिक्वायरमेंट्स को रिटन फॉर्म में लिख लेना। क्योंकि अगर आप दोबारा कभी बनाओगे, आपका सिस्टम क्रैश हो गया, आप उसको दोबारा बनाना चाहते हो, तो आपको रिक्वायरमेंट्स पहले से पता होंगी अगर आपने उनको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में तैयार करके रखा है। उसके बाद थर्ड पर है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स। टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में आपका सारी टेक्निकलिटीज़ आ जाएंगी कि आपके सिस्टम में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए गए हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस थी, और आपने किन किन इक्विपमेंट्स को यूज़ किया है, अगर उसमें किसी तरह का बग आता है तो आपने उसको पहले कैसे हैंडल किया था, है ना। क्योंकि कई बार होता है ना कि जो प्रॉब्लम हमें आज आई है वो साल भर बाद फिर आ जाए, जो भी टेक्निकल फॉल्ट आया है। तो अगर आपने उसका डॉक्यूमेंट बना के डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में उसको लिख रखा है, तो वो जब दोबारा प्रॉब्लम आएगी तो आपको पहले से उसका सोल्यूशन पता होगा। फिर आपका आता है फोर्थ पर टेस्टिंग डॉक्यूमेंट। अभी आपने देखा था कि कितने सारे टेस्ट थे और उसके कितने सारे स्टेप्स थे, है ना। जब आप टेस्टिंग करते हो तो काफ़ी सारे स्टेप्स में करते हो, तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रख लेना कि हमने टेस्ट करे थे तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स आए थे, उन टेस्ट को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करा था, या टेस्ट हमने किए तो उन टेस्ट को करने के बाद हमें क्या क्या फ़ायदे मिले, है ना। उन सारी चीज़ों को भी एक जगह पे कंपाइल करके रखना। और देखिए पांचवा और लास्ट है आपका लिस्ट ऑफ नोन बग्स। बग्स का मतलब है जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं टाइम टू टाइम आपके सिस्टम में, जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, तो लिस्ट ऑफ नोन बग्स। जब जो भी हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम आती है उसको नोट डाउन करके उसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिस्ट बना के कंपाइल करके रखते जाना। क्योंकि हो सकता है जो प्रॉब्लम आज आई है आपके सिस्टम में वही आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर आ जाए। तो अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को लिस्ट बना के लिस्टिंग करके उनकी रखी है और उनके सोल्यूशंस को भी लिस्ट करके रखा है, तब आपको आगे इन फ्यूचर उसके साथ डील करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपने जो पहले सोल्यूशन ढूंढा था, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढने में टाइम लगता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत टाइम लगता है और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जब आप पहले से उन चीज़ों को लिस्ट करके रखोगे, उनको कंपाइल करके रखोगे, तब आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन था आपका, जिसमें आप चीज़ों को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिख कर रख लेते हो, जिससे आगे आपको इन फ्यूचर आपको मदद मिल जाए और फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और देखिए पांचवा स्टेप है आपका चेंज मैनेजमेंट, जिसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, और उसका रीज़न ये है कि आपने ये जो चारों स्टेप आपके थे, जिसमें आपने कोडिंग की, फिर टेस्टिंग की, फिर डॉक्यूमेंटेशन किया, 2 स्टेप में, पहला यूज़र फिर प्रोग्राम,
उसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपको लगेगा कि नहीं, इसको हमें ऐसे चेंज कर देना चाहिए, ये सही नहीं है, इसको हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली करते हो चीज़ों को, प्रॉब्लम तो तब आना स्टार्ट होती है ना। जब तक हम थ्योरेटिकली देखते हैं, जब तक आपने प्लान को ऑन पेपर देखा, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आएगी और हमें किसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। पर जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली करते हो, तब आपको एक्चुअल में पता चलता है कि हमें किस तरह से क्या क्या चेंजेस कर देने चाहिए, तो हमारा जो सिस्टम है या हमारा जो एप्लीकेशन है वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। तो वो जब आप ये चारों स्टेप से गुजर के आगे जाओगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और हमें किन चीज़ों को रिप्लेस कर लेना चाहिए या किन चीज़ों को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। तो इसीलिए आपका 5वां स्टेप है चेंज मैनेजमेंट। मतलब जहाँ पर भी जो भी इश्यूज आ रहे हैं उनको चेंज कर लेना, अपने मैनेजमेंट के तरीके को, टूल्स को, टेक्निक्स को, मेथड्स को चेंज कर लेना एज पर द रिक्वायरमेंट। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर देना, ये आपका था 5वां स्टेप। तो ये पूरा डेवलपिंग है 5 स्टेप में, ठीक है। इसमें एप्लीकेशन कोडिंग में कुछ खास नहीं है। यूज़र डॉक्यूमेंटेशन में आपका यूज़र से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन था। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो भी प्रोग्राम आप बना रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन था। और चेंज मैनेजमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज करना था। मेन जो आपका सबसे बड़ा जो था वो था टेस्टिंग। तो इसकी हेडिंग्स याद रखने की खासकर आपको ज़रूरत है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी जो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है वो मैं कल करूँगी, क्योंकि फिर आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा।